जय हिंद साथियों। नववर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और विशेष करके हमारी देश की सेना को और देश के किसानों को इस नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस नए साल को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कुछ विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है, हो सकता है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस हो इसमें, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह देश के वर्तमान स्थिति के बारे में। यह ध्यान में रखना है कि हमारा टॉपिक किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है, किसी भी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है उसके दृष्टिकोण से हमारा टॉपिक है। इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे वर्तमान में तो लोकतंत्र स्थापित है, भारत में चल तो रहा है लोकतंत्र, लेकिन अरस्तू ने कहा था कि तानाशाही आएगी, जरूर आएगी, और क्यों आएगी उसके बारे में भी चर्चा किया था। जैसे इसमें आप देखेंगे ढेरों सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। डेमोक्रेसी जो है टूट रही है। डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर हैं, अ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, वे किस तरीके से टूट रहे हैं। जनता है, आरोप लग रहे हैं कि एक वर्ग के ऊपर कि आप अंधभक्त हो, दूसरे वर्ग के ऊपर कि आप जो है देशद्रोही हो, है ना। आम जनमानस जो है इस मामले में वह स्वतंत्र रूप से अगर किसी सरकार की किसी नीति का समर्थन कर देता है बौद्धिक होने के कारण, तो उस पर तुरंत क्या टैग लग जाता है कि आप अंधभक्त हो। अगर दूसरा वर्ग ऐसा है जो कि अगर सरकार की किसी नीति का विरोध कर दे रहा है तो उस पर आरोप लग रहा है कि आप देशद्रोही हो। और उसमें भी जो ये दिखाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्या वास्तव में संविधान खतरे में है, इस बात की भी चर्चा की जाएगी। और साथ में ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अर्थात जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। और खास करके जो पश्चिम के पहरेदार हैं उन पर भी जो है चर्चा की जाएगी थोड़ी सी। तो बढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है अरस्तु के बारे में। अरस्तु कौन थे? अरस्तु जो है पश्चिम के एक महान राजनीतिक विचारक थे, जो कि प्लेटो के शिष्य हैं और सिकंदर के गुरु हैं। इन्होंने शासन प्रणाली को 6 भागों में बांटा है। हम राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो यह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ना कि तानाशाही आ रही है, तानाशाही आ रही है। प्लेट अरस्तु कहते हैं कि तानाशाही आएगी, क्यों आएगी उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो अरस्तु ने शासन प्रणाली को 6 भागों में बांटा है और इन्होंने कहा है कि तानाशाही जरूर आएगी, क्यों आएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे जो 6 शासन प्रणालियां हैं उस पर पहले चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इन्होंने शासन प्रणाली को अच्छे और बुरे के रूप में बांटा है कि अच्छी शासन प्रणाली और बुरी शासन प्रणाली। जब एक व्यक्ति के हाथ में शासन होगा, एक व्यक्ति के, और मान लीजिए आप ही शासक हैं, राजा हैं, आपके हाथ में शक्तियां हैं और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का कार्य आप ही कर रहे हैं और आप अच्छे विचार से देश हित में कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, और जनता भी समझदार है, तो ऐसे मामलों में क्या है, वह राजतंत्र है। लेकिन यदि वही व्यक्ति, आप या फिर कोई एक व्यक्ति जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण तो है लेकिन वह उन शक्तियों का प्रयोग सिर्फ अपने हित में कर रहे हैं, राष्ट्र हित में नहीं, तो वह क्या है, तानाशाही, जहां पर जनता के अधिकारों को सीमित किया जाएगा, जनता भी अशिक्षित रहेगी, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभिजात तंत्र, यहां पर कुछ लोगों का शासन होगा, कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का शासन होगा। ये जो है पहले जब राजतंत्र स्थापित था, फिर उसके पश्चात तानाशाही आया, शासन व्यवस्था बुरी। इससे उबकर लोगों ने, जनमानस ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। इसके पश्चात क्या होगा, कुछ समय तक ये शासन सत्ता का उपयोग करेंगे, फिर इनमें भी स्वार्थ जग जाएगा। इसके पश्चात क्या आएगा, अल्पतंत्र आएगा। इसमें स्वार्थी समूह का शासन होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर अरस्तु ने कहा है कि जब बहुत सभी लोग जो है शासन में शामिल हो जाएं, पॉलिटी, उन्होंने शब्द का जो प्रयोग किया वो पॉलिटी शब्द है। ये चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर सभी लोग शासन में योगदान दे रहे हैं और इसका जो सबसे विकृत रूप है, अरस्तु कहते हैं, वह है लोकतंत्र। जब तक पॉलिटी रहेगा, समूह जागरूक तो रहेगा,
समूह शिक्षित तो रहेगा, अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब लोकतंत्र आएगा अरस्तू के दृष्टिकोण से, यह शासन प्रणाली सबसे खराब शासन प्रणाली, जिसमें सभी लोग शासन में तो भाग लेंगे, सभी अनभिज्ञ होंगे। आप अरस्तू को ऐसे ही मत समझिए। अरस्तू राजनीति विज्ञान के जो है पिता कहे जाते, और इन्होंने अगर लोकतंत्र की आलोचना किया है, इसे सबसे घटिया 6ठे नंबर पर रखा है शासन प्रणाली में। इन्होंने विधिवत व्याख्या किया है कि लोकतंत्र क्यों घटिया शासन प्रणाली है। उसके बारे में चर्चा करते हुए लोग अरस्तू कहते हैं, लोकतंत्र में क्या है कि सभी लोगों को इतने अधिकार मिल गए रहते हैं जिससे अधिकारों का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और उन अधिकारों का जब दुरुपयोग होगा तो अरस्तू के अनुसार एक साइकिल कार्य करती है। पहले राजतंत्र 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर शासन प्रणाली, इसके तानाशाही आपने कहा 3रे नंबर पर, फिर 4थे नंबर पर 5वें नंबर की शासन प्रणाली, और फिर 6ठे नंबर पर लोकतंत्र आता है। फिर से जो है यह साइकिल जब घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? राजतंत्र पर। अब एक व्यक्ति के अंदर जो है वह शक्तियां, सारी जो है शक्तियां जब केंद्रित हो जाएंगी तो वह क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। यह चीज ध्यान में रखना है। अच्छा, वर्तमान में जो लोकतंत्र चल रहा है भारत में या विश्व के अन्य भूभागों पर, उसके परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यहां पर जो है क्या है? जनता। लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। बहुत से लोग, पहले आपको यह समझना है कि ये जो चारों विभाग हैं लोकतंत्र के स्तंभ हैं, इसमें जब अच्छे लोग कार्य करते, अच्छे लोगों का प्रतिशत अधिक रहता है तो संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं और अपने कार्य को अच्छे तरीके से जनता के हित के लिए कार्य करती हैं। लेकिन जब अच्छे लोगों की संख्या कम हो जाती है, सभी विभागों की बात की जा रही है, सिर्फ एक विभाग की बात नहीं की जा रही है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, सभी पर यह स्वतंत्र रूप से कहा जा रहा है कि जब अच्छे लोगों की संख्या कम हो जाएगी विभाग में और बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो विभाग है, जो संस्थान है, वे अपने मूल्यों को खो देते हैं और स्वार्थ से प्रेरित हो जाएंगे, जो कि वर्तमान में दिख रहा है। वर्तमान में जो आरोप लगता है ना, मीडिया बिक गई है, मीडिया बिक गई है। लोकतंत्र के यदि 4 स्तंभ हैं तो क्या सिर्फ मीडिया पर ही उत्तरदायित्व है कि लोकतंत्र को बचाए रखे और बनाए रखे? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी तो हैं। 4 स्तंभ में से यह हम पहले ही मान के चल लेंगे यदि कि लोकतंत्र को बचाए रखने का उत्तरदायित्व तो सिर्फ मीडिया पर है, तो जाहिर सी बात है मीडिया जिस दिन गिरेगी लोकतंत्र तो गिर ही जाएगा। लेकिन अन्य तीनों पिलर यदि पहले से खड़े रहेंगे तो मीडिया के गिरने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। जो आरोप लगता है ना कि मीडिया बिक गई है, मीडिया के लिए तमाम प्रकार के शब्द का प्रयोग किए जा रहे हैं, तो मीडिया के लिए भी ये शब्द है कि अन्य जो संस्थान के जो अन्य अंग हैं लोकतंत्र के, जो स्तंभ हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वे अपना क्यों कार्य नहीं कर रहे हैं? आज के समय में बहुत साधारण तरीके से यह आरोप लगाया जाता है कि मीडिया बिक गई है, फला मीडिया, ढमकाना मीडिया, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में यह प्रक्रिया चल रही है कि जैसे यह सिर्फ 2014 के बाद की नहीं है, इसके पहले की भी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है विशेष करके, नहीं तो आरोप लगने लगता है कि अच्छा इस विचारधारा के हैं या फिर उस विचारधारा के। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो अच्छे लोग हैं विभाग में वे कम होते जा रहे हैं। व्यवस्थापिका में भी बात की जाए, कुछ लोग विधायक और सांसद कुछ आज भी हैं जो पढ़े लिखे, अच्छे हैं, समझदार हैं, राष्ट्र हित में सोचते हैं। व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, न्यायपालिका की बड़ी अजीब विडंबना है। आप ये समझ सकते हैं, अभी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसमें, कि न्यायपालिका में एक माननीय जज जी को जो है उनके घर पर कैश कांड होता है, अर्थात व्यापक स्तर पे रुपए मिलते हैं और उनको यह दंड दिया जाता है कि उनका वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पर भेज दिया जा रहा है। हाई कोर्ट के जज हैं, आप समझ सकते हैं। अर्थात जो न्यायपालिका है, क्या वह अपना कार्य सही तरीके से कर रही है? ये भी तो एक प्रश्न है ना। न्यायपालिका में भी आज भी हैं बहुत से ऐसे वकील हैं, बहुत से ऐसे जज हैं
जो कि देश की वर्तमान स्थिति के प्रति चिंतित हैं। यह ध्यान में रखना है कि वर्तमान स्थिति से तात्पर्य 2014 के बाद से नहीं है, शुरू से लेकर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसकी बात की जा रही है और उसमें आज की स्थिति को भी शामिल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विधायिका में जाहिर सी बात है, विधायिका जो हमारी चाहे केंद्रीय विधायिका हो या फिर राज्य की विधायिका हो, अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग शामिल होते जा रहे हैं जिन्हें विषय की विशेषज्ञता नहीं है, विषय की समझ नहीं है, तो जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद जो है कार्यपालिका, इसकी भाई व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का चुनाव किया जाना है, लिया जाना है, ये तो भाई अपने स्तर पे कार्य कर ही रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जनता जो है अंततः जनता के मूल्य जो है कमजोर यदि होंगे, जनता जो है विभाजित रहेगी, तो लोकतंत्र अपने आप कमजोर पड़ेगा। और जब अधिकारों का दुरुपयोग होगा तो लोकतंत्र का मंदिर स्वतः ही विघटित हो जाएगा। हम थोड़ा सा विधायिका और न्यायपालिका, जो विश्व के 5 महाशक्तियां हैं या फिर जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, भारत के साथ उनकी क्या स्थिति है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे भारत में देखें तो भारत में जो विधायिका के सदस्यों की संख्या है वह कितनी है? 793 है ना, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। चीन में क्या है, कितनी? लगभग 2900। अमेरिका में 535, रूस में 628, फ्रांस में 925 और ब्रिटेन में 1472। यह आंकड़े क्यों प्रस्तुत किए गए हैं? ये आंकड़े सिर्फ इसलिए प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा भूभाग, लेकिन जो प्रतिनिधित्व है वह कितना सीमित है। पहली बात तो हम भारत जो है विश्व का जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर देश, लेकिन जनता के विषयों को, जनता के मुद्दे को अनदेखा करते हुए विधायिका में, संसद में सदस्य कितने शामिल किए गए हैं? बहुत कम, जबकि अधिक होने चाहिए। यदि आप प्रतिशत निकालेंगे जनसंख्या और विधायिका का जो अनुपात है, जब आप उसे निकालेंगे प्रतिनिधित्व का, तो यह और भी ज्यादा, यह खाई बड़ी हो जाती है ना। चीन में आप देखिए, महाशक्ति बनने के पीछे ऐसा ही कारण नहीं होता किसी देश का। उसके पीछे एक कारण होता है कि सभी विषयों से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, इसके अतिरिक्त भी जो लोग चुनकर आ रहे हैं वे भी। आप देखेंगे चीन और अमेरिका की जो वहां की संसद की बैठक होती है या रूस की बैठक होती है, वहां पर सेना के अधिकारी भी बैठते हैं, ड्रेस में बैठेंगे, है ना? और जो वैज्ञानिक हैं वो भी अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। भारत में क्या है? भारत में ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय में भारतीय संसद में सिर्फ चुने हुए लोग जा रहे हैं और जनता के पास चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है। वही है कि मतलब जनता हमेशा इस बात के लिए परेशान है कि किसको चुने कि जो बेहतर तरीके से राष्ट्र को चलाए। ये फिलहाल विधायिका की स्थिति है, आप देख सकते हैं भारत कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि रूस से ज़्यादा है। यह सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं है, तो सॉरी, विधायिका में प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। यह जनसंख्या भी जब आप देखेंगे तो 628 रूस का फिर भी बहुत ज़्यादा है भारत की अपेक्षा, है ना। कहाँ इनकी जनसंख्या लगभग 14 से 15 करोड़ के आसपास में है और भारत की जनसंख्या जो है लगभग 140 के आसपास पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत की न्यायपालिका जो है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किसी देश में न्याय व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होती है, लोगों का संस्थानों पर भरोसा उतना मजबूत होता है, संविधानवाद जो है उतना सुदृढ़ होता है। लेकिन वर्तमान में क्या है, आप पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे, चर्चा करेंगे, तो उनके विचार से ये लगता है कि जो सरकार है वह कुल मिलाकर, सरकार के संस्थान जो हैं वे सभी जिम्मेदार हैं। जैसे अब न्यायपालिका की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चीन में पर मिलियन, मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर 159 जजेस हैं, और अमेरिका में 150 जज हैं, रूस में 146 हैं, फ्रांस में जो है 125 हैं। पर मिलियन की बात की जा रही है, पर 10 लाख पर, है ना। और ब्रिटेन में 53 है। भारत की बात की जाए, भारत में पर मिलियन 15 से लेकर 18 जजेस हैं, जबकि विधि आयोग ने क्या सलाह दिया है, कम से कम 50 जजेस होने चाहिए।
10 लाख की जनसंख्या पर। भाई जाहिर सी बात है, जब जो यह आरोप लगता है ना कि न्यायपालिका कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, उसके पीछे कारण है। कहाँ से करेंगे? अभी भी न्यायपालिका की स्थिति को देखकर बहुत से न्यायाधीश हैं, बहुत से विधि विशेषज्ञ हैं, विधिवेत्ता हैं, चाहे वे वकील हों, चाहे वे विधि के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में जो प्रोफेसर लोग हों, सभी चिंतित हैं। ऐसा नहीं कि चिंतित नहीं हैं, लेकिन वे कर क्या सकते हैं, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारत में जो ये खाई दिख रही है ना कि मतलब सिर्फ 18 जजेस हैं, या मैक्सिमम आप कह लीजिए 20 जजेस हैं पर मिलियन में, जब वह पूरी जनसंख्या को आप काउंट करेंगे ना, तो न्याय सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित पहुंचेगा, हो जाएगा। फिर यह आरोप लगना बहुत नॉर्मल है कि न्यायपालिका बिकी हुई है, या फिर न्यायपालिका सही तरीके से कार्य नहीं कर रही, सरकार की गोद में बैठी हुई है। यहाँ पर यह आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं संस्थानों की, लोकतंत्र पर सिर्फ न्यायपालिका की ही जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मीडिया की ही जिम्मेदारी नहीं है, कार्यपालिका की ही जिम्मेदारी नहीं है, व्यवस्थापिका की ही जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिक आधार तो जनता ही है ना। विधायिका आप देखेंगे कभी कभी कोई कैश कांड सुनाई देता है पार्लियामेंट में, या फिर कोई सांसद जो है बैठ के अश्लील वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके की भी जो है चर्चाएं सामने आती रहती हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे है मूल्यों का ह्रास। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में जो सोशल मीडिया है, उसके द्वारा समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह मौन हो गया है, जो वास्तव में बुद्धिजीवी वर्ग है। और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगातार लगाए जाते हैं। यदि आप कुछ भी बोलेंगे, यदि उनके पक्ष में दिखता है, हित में होगा, तो आपके ऊपर अलग प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जाएगा। यदि उनके विपक्ष में होगा तो फिर आपको अलग तरीके से टैग दिया जाएगा। दोनों समूहों की बात की जा रही है, यहाँ पर किसी पार्टी विशेष की चर्चा नहीं की जा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इससे देश का जो हित है वह प्रभावित हो रहा है। और खास करके जो एआई का ज़माना आ गया है, उसने तो और भी लगे हाथ चीज़ों को जटिल बना दिया है। जो बौद्धिक वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, उसे डर है इस बात का कि कहीं किसी चीज़ को, किसी क्लिप को, छोटे से उसके हाँ या ना को किस रूप में तर्क तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए, है ना। जो शिक्षक वर्ग है, राजनीति से संबंधित विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, वे राजनीति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। राजनीति के बारे में वे लोग चर्चा करेंगे जिन्होंने राजनीति के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, खास करके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या आप जूते सिलवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, या फिर आप ऑपरेशन करवाने के लिए मोची के पास जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि विषय विशेषज्ञ जो हैं वे किसी भी समस्या का सुझाव बेहतर तरीके से बता सकते हैं, समाधान बेहतर तरीके से बताते हैं। तो वर्तमान समय में जो बौद्धिक वर्ग है, सभी समाज के सभी समूहों की बात की जा रही है, चाहे वह किसान की बात हो, या फिर छात्रों की बात हो, शिक्षकों की बात हो, जो विभाग में कार्य कर रहे हैं उनकी भी बात की जा रही है। और सेना के प्रति तो अकल्पनीय सम्मान है उनकी, तो मतलब उन पर डाउट किया ही नहीं जाना है। वे हमेशा सम्मान पाए हैं, सम्मान पाते रहेंगे। और उन्हीं के बदौलत है कि जो देश की सुरक्षा चल रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सोशल मीडिया जो उठकर सभी के हाथ में कैमरा आ गया है, सभी जो है न्यूज़ रिपोर्टर बन गए हैं, किसी भी चीज़ को कहीं पर भी वायरल कर दिया जाना है। आप किस विचारधारा से हैं, आपके सामने 2 प्रश्न रखा जाएगा, है ना, कि आप इस चीज़ को मानते हैं। 2 ऑप्शन रखा जाएगा आपके सामने, है ना, कोई भी 2 ऑप्शन, जैसे गांधी या फिर गोडसे। गांधी भी कहीं पर सही है, ऐसा नहीं है, गांधी सभी जगहों पर भी सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर गलत होंगे। गोडसे भी, ऐसा नहीं है कि गोडसे सही ही हैं या फिर गोडसे गलत ही हैं, कुछ उनके उनके भी जो है कार्य जो है सही कहे जा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि ये पार्टी या वो पार्टी, ये विचारधारा या वो विचारधारा, उससे स्वतंत्र भी तो आपकी विचारधारा हो सकती है ना। ये तो वही वाला तर्क हुआ कि आप का दाहिना हाथ काटा जाए या बायां हाथ काटा जाए। अरे भाई, वो कह रहा है कि कोई हाथ मत काटो, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सोशल मीडिया
जो इस समय आया है, जो इसका दुरुपयोग जितना बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ये सिर्फ ये मत ध्यान में रखिएगा कि 2014 की बात है, उसके बाद की बात है। यह अधिकारों का दुरुपयोग पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है, अभी भी हो रहा है। जो और अगर जनता की बात की जाए, जनमानस की बात की जाए, तो भारतीय जनमानस अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से रह रहा है, रहना चाह रहा है, विविधता के साथ में। अभी भी यहाँ पर बुरे लोगों की संख्या कम है। हमने क्या बताया? हम लोगों ने चर्चा किया विभाग की। विभाग में कितने हैं? 80% लोग बुरे हो गए हैं, जो कि जनता का 20% भी प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 20% तो हमने ज्यादा शामिल कर लिया है। अभी भी 80% लोग जनमानस में अच्छे हैं, जो कि शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें से 10% लोग बुद्धिजीवी होते हैं। वे विद्यालय के प्रोफेसर हों, या फिर विभाग में कार्य करने वाले हों, या फिर जो है समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हों। पढ़े लिखे से तात्पर्य ये नहीं है कि कोई जो है डिग्री ही हासिल कर ले। पढ़े लिखे से तात्पर्य यह है कि वास्तव में राष्ट्र के प्रति जो नजरिया है, विकासात्मक नजरिया, उसे वह समझ सके। और उन्हें चिंता है, उसमें आप भी शामिल हैं, सभी शामिल हैं, ऐसा नहीं है। इस 10% में शामिल होने की कोशिश कीजिए। और इन्हें चिंता है कि देश जो है, देश का विकास कैसे होगा। जैसे एक नॉर्मल सा टॉपिक ले लेते हैं, छात्रों का। छात्र इस समय असंतुष्ट हैं, उन्हें रोजगार चाहिए। स्किल के लिए जो है प्रोग्राम ईमानदारी पूर्वक चलाए जाएं, है ना, उनके साथ न्याय हो, समय समय पर जो है योजनाएं बनाई जाए। किसान, तो कहने का तात्पर्य है कि जो भारत की जनता है, जनसंख्या है, वह जो है अच्छी है, बहुत ही रेजिस्टेंस है, वह विरोध प्रतिरोध नहीं करती है जल्दी। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस भी तरीके से, जैसे लोकतंत्र समाप्त क्यों होता है, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। अभी जैसे हमने बताया ना कि अरस्तु ने कहा था कि शासन प्रणाली साइकिल के जो है, सर्कल के भांति जो है चलती है, चक्र की भांति। किस तरीके से लोकतंत्र समाप्त होगा और तानाशाही आएगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अधिकारों का जो दुरुपयोग है, वह सिर्फ एक पक्ष के द्वारा नहीं किया जाएगा, एक समूह, एक संस्था के द्वारा नहीं किया जाएगा, सभी संस्थानों के द्वारा किया जाएगा, है ना। ये जो सभी संस्थान हैं, ये सभी अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। और इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात जो है जनमानस असंतुष्ट होगा। इससे क्या होगा? जब अधिकारों का दुरुपयोग किया जाएगा, तो अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोग तानाशाही को स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जैसे देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, और मीडिया, और स्वार्थी लोग, ये जब अपने सभी लोग ये मिलकर जब अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगेंगे, इनको अधिकार दिया गया है देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, है ना, देश को विकासात्मक गति पर आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब यही लोग अधिकारों का दुरुपयोग करने लगेंगे, सभी संस्थाओं की बात हो रही है, स्वार्थी समूह की भी बात हो रही है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो समाज के वर्ग हैं, ये भी वैमनस्य जो बढ़ाया जा रहा है। वैमनस्य का तात्पर्य सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो अमीर गरीब की बात है। क्या पूंजीपति देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जो कहा जाता है ना कि हाँ, इनको बेच दिया जा रहा है, उनको बेच दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र जो विषय पढ़ रहे हैं, जो अ, बच्चे या फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या जरूरी है, तब पता चलेगा ना। ये वही वाली बात हो जाती है कि अब अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी है, यह जो है ऐसे लोग बताएंगे जिन्हें अर्थव्यवस्था का जरा सा भी अध्ययन जिन्होंने नहीं किया है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, जब अधिकारों का दुरुपयोग होना बढ़ जाएगा, व्यापक स्तर पर किया जाएगा, तब जनमानस पीड़ित होना शुरू हो जाएगा। और अंततः एक ऐसे नायक की खोज की जाएगी जो कि लोगों के अधिकारों को सीमित कर देगा, कठोर तरीके से शासन स्थापित करेगा।
जिससे लोग संतुष्ट हों। जब 60% जनता पीड़ित महसूस होने लगेगी और एक व्यक्ति सत्ता में आकर व्यवस्था को व्यापक स्तर पर सुधार करेंगे, चाहे वह जाति, धर्म, मजहब, सभी चीज़ों से ऊपर उठकर, भाषा, इन सब से भी ऊपर उठकर जब राष्ट्रहित की बात की जाएगी, और भारत का राष्ट्रीय हित क्या है? भारत का राष्ट्रीय हित ये है, विविधतापूर्ण, है ना? तब जो है, जब अधिकार सीमित हो जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे तानाशाही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को फिर से नए सिरे से जो है निर्मित किया जाना रहेगा। भारतीय संविधान में संविधान सभा के द्वारा जो है इस बात को शामिल किया गया है कि संविधान पूरी तरीके से लंबे समय तक चलता रहे, और चल भी रहा है, लेकिन जो संविधान के प्रति जो संस्थाओं के कर्तव्य हैं वे कहीं ना कहीं से थोड़े से कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। तो और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनमानस अभी भी आशावादी है। ये अच्छी बात है, ये बहुत ही सकारात्मक है। लेकिन जो बौद्धिक वर्ग है, जो वास्तव में राष्ट्रवादी व्यक्ति है, वे चुनने के लिए जो है स्वतंत्र नहीं है कि अब वह किस मार्ग को चुने। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को हो सके तो अपने स्वजनों को, या फिर जो किसी विभाग में कार्य कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको ज़रूर भेजने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।